Morning students, and welcome to the online classes. And today's topic of standard 6 SST history is dates and events and timeline. So yesterday in previous class we have read about importance of studying the past event, history, prehistory and proto-history. Now the today's topic is dates. So historians have unanimously recognized the year of Jesus Christ's birth as a reference point from which dates are for all historical events are counted. We refer the events of the past with BCE and CE. BCE stand for before common era, which means the year before the birth of Jesus Christ. देखिए, अब सारे हिस्टोरियंस को डेट में कंफ्यूजन ना हो तो उन्होंने एक कॉमन डेट निकाला कि किस तरह से हम डेट को काउंट करेंगे. तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बर्थ को अपना काउंटिंग का रीजन बनाया. जैसे मान लीजिए जब उनका बर्थ नहीं हुआ तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया आपका बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसको उन्होंने बीसीई का नाम दिया या सी कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा. और इसको हमेशा बैकवर्ड काउंट करते हैं. आप फॉरवर्ड बैकवर्ड तो जानते ही होंगे, ठीक है. तो जैसे 20 अगर 50 बीसीई है तो वो 49 के पहले होगा, है ना, ठीक है. अब सिमिलरली उसी तरह से जो दूसरा रीजन था काउंटिंग का वो था आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर कॉमन एरा, मतलब जिस टाइम पे लॉर्ड का जन्म हो चुका है. तो ये दो रीजन था जिससे मतलब तरीके थे जिससे वो ईयर्स को काउंट करते थे. और सीई को हम यूज करते हैं वैसे इवेंट्स जो अभी हो रहे हैं इन द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. जैसे सी का मतलब अन्नो डोमिनो भी होता है, यानी एडी भी हम कहते हैं सी को. तो अगर मान लीजिए हमको 2013 के बारे में लिखना है या बोलना है तो हम उनको 2013 को सीई भी लिख सकते हैं और 2013 एडी भी लिख सकते हैं. दोनों का मतलब सेम होगा. और वही बीसीई की जगह पे हम बीसी भी लिख देते हैं, यानी कि बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो बताएगा डेट हमें कि उनके जन्म से पहले का डेट. क्लियर. तो अब बात करते हैं टाइमलाइन की. देखिए, टाइमलाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इट टुक लाइफ a long bar and is used to show events along the period of time. It has event on one side of it and the respective dates on the other side. देखिए, टाइमलाइन एक ग्राफ की तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कौन कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट अभी हुआ है या हो चुका है, और उसको हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में यानी सीरीज में उसको लिखते हैं. और ये एक इस तरह से देख रहे हैं आप. तो ये आपका इस तरह से होता है कि इधर सारे इवेंट्स लिखे होते हैं और इधर साथ में उसका डेट्स की वो कौन कौन से डेट्स में हुआ है. तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम टाइमलाइन कहते हैं. क्लियर. अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स. अब हिस्ट्री में जियोग्राफी का भी बहुत इम्पोर्टेंस है. जैसे मान लीजिए नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा वो हिमालयस को कंसिस्ट करता है. अब हिमालयस एक बहुत बड़ा बैरियर है एशियन कंट्रीज को इंडिया में आने देने से. तो इससे क्या होता है कि अगर बाहर के लोग उस टाइम से आना शुरू कर देते हैं हमारे इंडिया में, तो अब क्या होता है कि हमारे बिलीव्स, आइडियाज, लोगों का रहन सहन सारा कुछ बदल जाता. तो एक ये इम्पोर्टेंस हुआ. दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो है इंडो गैंगटिक प्लेन, जो कि नॉर्थ में है आपका, यानी कि वो वैसा रीजन जो रिवर गंगा और रिवर इंडस के आसपास का है. तो ये उस टाइम पे ह्यूमन सेटलमेंट का सबसे बड़ा ये एरिया था, और यहाँ पे वो फर्टाइल प्लेस था जहाँ पे लोग फिर उसके बाद खेती बाड़ी करना शुरू किए. और कैसे किए, क्या किए, हम लोग आगे डिटेल में जरूर जानेंगे. तो जो थर्ड मेजर फिजिकल फीचर है सब कॉन्टिनेंट का वो था आपका सॉदर्न पेनिनसुला, यानी साउथ का एरिया. तो इसमें क्या है कि बीच साउथ और नॉर्थ के बीच में एक विंध्याचल माउंटेन है, विंध्या माउंटेन रेंज, और ये पूरा माउंटेन रेंज आपका माउंटेन, रिवर, वैलीज और प्लेट्यूज से भरा हुआ है. और इस टाइम पे दूसरे डाइवर्सिटीज और कल्चर्स एक साथ इवॉल्व नहीं हो पाते थे. इसका रीजन ये विंध्याचल माउंटेन था. जो चौथा आपका एंशियंट टाइम का मतलब ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है वो है ट्रेड रूट्स. अब पहले क्या होता था
कि लोग ट्रैवल करते थे उसका सिर्फ 2 ही प्राइमरी ट्रेड रूट्स होता था। एक होता था आपका हिंदू कुश माउंटेन रेंज के थ्रू जो रिवर गंगा के माउथ पे है, उसको हम उत्तर पथ कहते थे, और जो दूसरा था वो गुजरात से निकलता था जिसको हम दक्षिणा पथ कहते थे। दो दीज वर प्राइमरली ट्रेड रूट्स, पीपल यूज देम फॉर अदर पर्पसेज एज वेल। फॉर इंस्टेंस दीज रूट्स वर यूज्ड बाय माइग्रेंट्स, मोनार्क्स एंड मिलिट्री लीडर्स एंड स्पिरिचुअल लीडर्स अलाइक टू अचीव देयर रिस्पेक्टिव एंड। और बेसिकली ये जो ट्रेड रूट्स होते थे इसको और पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था, जिसमें अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो इसको यूज करते थे। मोनार्क्स आते थे, मिलिट्री। फिर जो आपका लास्ट इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का, वो है आपका सिविलाइजेशन। किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन हिस्ट्री में आया, और इसके बारे में हम पूरा एक चैप्टर है जो हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे। तो geographical factors also played a significant part in which civilization flourished and declined. The Indus Valley civilization, about which we shall study later, it is a noteworthy example. Fertile plains on the bank of river Indus and its tributaries served the natural means for highly productive agricultural practice. Subsequently, surplus is agricultural produce led to the birth of urban centers, and this paved the way for the emergence of different classes of craft persons and traders. अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और नोटवर्दी एग्जाम्पल है आपका कि किस तरह से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, लोग इंडस के पास अपना सेटलमेंट शुरू किए, कैसे एग्रीकल्चर से वो सरप्लस मतलब ग्रेन्स वगैरह को रखना शुरू किए, और फिर धीरे धीरे कैसे वो एक अर्ली मैन एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो वो सारा हम लोग इस चैप्टर जो आपका बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हम डिटेल में देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब हम ये हिस्ट्री के बारे में आपको जान पा रहे हैं कि हिस्ट्री में ऐसा था वैसा था, तो ये हम कैसे जान पा रहे हैं, तो उसका कुछ सोर्सेज है यानी स्रोत। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, we learn about the events that occurred thousands of years ago through the evidences which our ancestors have left behind. Historians and archaeologists come up with path-breaking informations regarding the past. With the help of these evidence, the source material studied by historians to get relevant information can be divided into 2 categories, that is archaeological and literary. ध्यान से समझेंगे। अभी क्या है कि ये जो सोर्सेज है हिस्ट्री का वो हम कैसे जान पाते हैं, तो कुछ तो हमारे पूर्वज छोड़ कर गए जिसके थ्रू हम जान पाते हैं, और कुछ और है जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिलकर खोजे और पता किए। तो ये जो सोर्सेज है हिस्ट्री का इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किए, कैटेगराइज किया। पहला है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स आप ध्यान से समझेंगे, इसमें वैसे चीजों को मटेरियल्स को रखते हैं जो ढूंढ कर इन्वेस्टिगेट कर मिला, और लिटरेरी सोर्सेज में जनरली रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपका इंस्क्रिप्शंस आएगा, मॉन्यूमेंट्स आएगा, कॉइन्स आएगा और अदर ऑब्जेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स आएंगे। और लिटरेरी सोर्सेज में आपका रिलीजियस एंड सेक्युलर टेक्स्ट्स, इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्सेज, लिटरेरी टेक्स्ट कंपोज्ड इन अननोन स्क्रिप्ट। तो अभी हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। Archaeological sources are discovered and studied under a separate branch of discipline of historical research called archaeology, and it is the scientific study of the material remains of the past discovered through the excavations conducted at various historical sites. Monuments, coins, sculptures, paintings, weapons, potteries, ornaments, and all other objects are artifacts unearthed through excavations at historical sites are various sources, and these sources are often more reliable than the literary sources because they reveal facts clearly and without any bias. Literary sources, तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है ये एक ब्रांच होता है आर्कियोलॉजी, जिसके बारे में एक सेपरेट ब्रांच है और जिसमें हिस्टोरियंस क्या करते हैं, चीजों को डिस्कवर करते हैं, ढूंढते हैं, एक्सकवेशन यानी खुदाई के टाइम पे, और जो चीजें मिलती हैं उनसे वो हिस्ट्री के बारे में हमें
बताते हैं। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो लिटरेरी सोर्सेज से काफी ज्यादा रिलायबल होता है और ना ही ये बायस होता है। तो आज हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स तक ही देखेंगे और कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है।